12 जुलाई 2024 रेडियो न्यूज की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार 12 जुलाई को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर फैसला सुनाएगा जिसमें उन्होंने कथित शराब नीति घोटाले के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की तरफ से गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। जांच एजेंसी ने 21 मार्च को केजरीवाल को अरेस्ट किया था। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली यह बेंच इस केस में फैसला सुनाएगी। केजरीवाल की इस याचिका पर 17 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। साथ ही कहा था कि केजरीवाल जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जा सकते हैं। गुजरात के भरूच का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें दिख रहा है कि एक छोटी सी जगह में सैकड़ों लोग इकट्ठा हैं और एक दूसरे से आगे निकलने के लिए धक्का मुक्की कर रहे हैं। भीड़ इतनी ज्यादा है कि स्टील की रेलिंग पहले तो टेढ़ी होती है और फिर लोगों के वजन से टूट जाती है। इसके साथ कई लोग नीचे गिर जाते हैं। यह भीड़ उन युवाओं की थी जो एक होटल में नौकरी के लिए इंटरव्यू देने पहुंचे थे। यह इंटरव्यू थर्मैक्स कंपनी ने अंकलेश्वर के लॉर्ड्स प्लाजा होटल में रखा था। अधिकारियों के मुताबिक कंपनी में 10 वैकेंसी निकली थी जिसमें 1800 लोग इंटरव्यू देने पहुंचे थे। होटल की रेलिंग के पास मौजूद भीड़ के अलावा बड़ी संख्या में लोग बाहर खड़े थे। इस घटना को कांग्रेस ने बढ़ती बेरोजगारी और भाजपा के गुजरात मॉडल की विफलता के सबूत के तौर पर बताया। कांग्रेस ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि वीडियो ने पार्टी के प्रचारित गुजरात मॉडल को उजागर कर दिया है। कांग्रेस ने कहा कि भाजपा इस बेरोजगारी मॉडल को पूरे देश पर थोप रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एलएलबी छात्रों को मनुस्मृति पढ़ाने के प्रस्ताव पर आज चर्चा हो सकती है। इसे एकेडमिक काउंसिल की बैठक में पेश किया जाएगा। शिक्षकों का एक वर्ग इसके खिलाफ है। लॉ फैकल्टी ने दिल्ली विश्वविद्यालय के इस फैसले लेने वाली सर्वोच्च संस्था से अपने फर्स्ट और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के सिलेबस में बदलाव करने की इजाज़त मांगी है ताकि उन्हें मनुस्मृति पढ़ाई जा सके। दरअसल न्यायशास्त्र पेपर के सिलेबस में बदलाव एलएलबी के पहले और छठे सेमेस्टर से संबंधित है। केंद्र ने गुरुवार 11 जुलाई को विवादों में घिरी ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर की उम्मीदवारी को वेरीफाई करने के लिए सिंगल मेंबर कमेटी का गठन किया है। पूजा खेड़कर पर आरोप है कि उन्होंने विकलांगता और ओबीसी आरक्षण कोटे का दुरुपयोग करके आईएएस के पद को हासिल किया। कई दस्तावेजों से पता चला कि महाराष्ट्र कैडर में तैनात की गई पूजा के पिता दिलीप खेड़कर के नाम करीब 40 करोड़ की संपत्ति है। वहीं एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक पूजा खेड़कर के नाम पर विभिन्न स्थानों पर 22 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। केंद्र ने एक बयान में कहा कि जांच एडिशनल सेक्रेटरी रैंक के अफसर करेंगे। इस जांच का मकसद 2023 बैच की अधिकारी खेड़कर की उम्मीदवारी के दावे और अन्य डिटेल वेरीफाई करना होगा। समिति अपनी रिपोर्ट 2 हफ्ते में पेश करेगी। अग्निवीर पर केंद्र सरकार के फैसले के बाद 2 साल बाद सीआईएसएफ और बीएसएफ ने गुरुवार को पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने का ऐलान किया। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। जल्द ही नियम लागू किए जाएंगे। बीएसएफ डीजी नितिन अग्रवाल और सीआईएसएफ डीजी नीना सिंह ने यह जानकारी दी है। दरअसल 18 जून 2022 को गृह मंत्रालय ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया था। इसमें कहा था कि सीएपीएफ और असम राइफल्स के पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। सीएपीएफ के अंतर्गत बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और सीआईएसएफ आर्म्ड बॉडीज आती हैं। मुंबई के वर्ली हिट एंड रन केस में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। जुहू के जिस पब में शिवसेना नेता राजेश शाह के बेटे मिहिर शाह ने एक्सीडेंट के पहले शराब पी थी, उसका दावा है कि वह गलत आईडी दिखाकर शराब पीने आया था। सूत्रों के अनुसार पब मैनेजमेंट ने आरोप लगाया कि मिहिर शाह ने उन्हें जो पहचान पत्र दिखाया था उसमें उसकी उम्र 27 साल थी। उसके साथ 3 दोस्त भी आए थे जिनकी उम्र 30 से अधिक थी। पुलिस का दावा है कि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के अनुसार मिहिर 24 साल का है जबकि शराब पीने की न्यूनतम कानूनी उम्र 25 वर्ष है। एक्साइज अधिकारियों के सूत्रों ने बताया पब के बिल से पता चला है कि मिहिर शाह और उसके 2 दोस्त ने उस दिन बार में विस्की के 12 बड़े पैक ऑर्डर किए थे। यानी एक युवक ने लगभग 4 पैक पिए थे। शराब की इतनी मात्रा किसी को 8 घंटे तक नशे में रख सकती है। नीट मामले में गड़बड़ी को लेकर 38 याचिकाओं पर अगली सुनवाई अब 18 जुलाई को होगी। कोर्ट ने केंद्र सरकार और एनटीए के हलफनामे पर याचिकाकर्ताओं को जवाब देने के लिए समय दिया है। चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा कि कोर्ट के 8 जुलाई के निर्देश के जवाब में केंद्र और
एनटीए ने अपने हलफनामे दायर किए। हालांकि बेंच ने पाया है कि कुछ याचिकाकर्ताओं को अभी भी केंद्र और एनटीए के हलफनामे नहीं मिल पाए। मामले की अगली सुनवाई 18 जुलाई को की जाएगी। आंध्र प्रदेश के नंदयाल जिले में तीसरी क्लास में पढ़ने वाली बच्ची से गैंगरेप और मर्डर का मामला सामने आया है। पुलिस ने बच्ची के स्कूल के 3 नाबालिग छात्रों को आरोपी बनाया। छात्रों ने गैंगरेप के बाद बच्ची की हत्या कर दी। सबूत मिटाने के लिए शव को नहर में फेंक दिया। शव अभी तक बरामद नहीं हुआ है। बच्ची की उम्र सिर्फ 8 साल थी। वहीं आरोपी दोनों लड़कों की उम्र 12 साल है। दोनों छठी क्लास में पढ़ते हैं और तीसरे आरोपी की उम्र 13 साल है। वह 7वीं क्लास में पढ़ता है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय कुमार ने गुरुवार 11 जुलाई को आप नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत पर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। दिल्ली शराब नीति मामले में सिसोदिया की याचिका पर आज सुनवाई होनी थी। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संजय कुमार की बेंच सुनवाई करने वाली थी। हालांकि जैसे ही मामला सुनवाई के लिए रखा गया, जस्टिस खन्ना ने कहा, हमारे भाई जस्टिस संजय कुमार को कुछ दिक्कत है, वह निजी कारणों के चलते इस मामले की सुनवाई नहीं करना चाहते। अब 15 जुलाई को दूसरी बेंच मामले की सुनवाई करेगी। जस्टिस संजय कुमार इसका हिस्सा नहीं होंगे। सिसोदिया ने शराब नीति घोटाले से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई केस में जमानत पर पुनर्विचार को लेकर 2 अलग अलग याचिकाएं लगाई थीं। शीना बोरा हत्याकांड को लेकर 10 जुलाई को मुंबई की ट्रायल कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सीबीआई ने कोर्ट में बताया कि अप्रैल में गायब हुई हड्डियां सीबीआई के दिल्ली वाले ऑफिस के मालखाने में मिल गई। यह खुलासा उस दिन हुआ जब कोर्ट को मिले एक ईमेल में आरोप लगाया गया था कि शीना की हड्डियां गायब नहीं हुई हैं, बल्कि वे एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट के पास हैं, जिसने उसकी जांच की और जो गवाह के तौर पर अदालत के सामने गवाही दे रहा है। ईमेल में आरोप लगाया गया कि इस गवाह ने अचानक बहुत सारी संपत्ति अर्जित कर ली है। ईमेल भेजने वाले ने खुद को फॉरेंसिक विशेषज्ञ का भाई बताया। इन हड्डियों के न मिलने से पिछले महीने फॉरेंसिक विशेषज्ञ की गवाही को रोक दिया गया था। सम्मानित शहीद अंशुमन सिंह के माता पिता ने कहा, बहू हमारा घर छोड़कर जा चुकी है। उसने अपना एड्रेस भी चेंज कर लिया है। कीर्ति चक्र मिलने की कोई निशानी भी हमारे पास नहीं है। बेटे की फोटो पर कीर्ति चक्र लगा सकूं, हम इस लायक भी नहीं है। सब कुछ बहू को दे दिया था। अब इस सम्मान के नियमों में बदलाव होना चाहिए। बहुएं घर छोड़कर भाग जाती हैं, ऐसे में माता पिता को कुछ नहीं मिलता। यह कहना है कीर्ति चक्र से सम्मानित शहीद अंशुमन सिंह के माता पिता का। उन्होंने मंगलवार को रायबरेली जाकर सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात कर इस बात को रखा था। उनका कहना है कि हम इस मुद्दे को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने भी उठा चुके हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट की क्रू मेंबर ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के एएसआई को थप्पड़ मार दिया। घटना गुरुवार सुबह 4 बजे की है। क्रू मेंबर एयरपोर्ट पहुंची थी। आरोप है कि इस दौरान उसने बिना जांच के अंदर घुसने की कोशिश की। इस पर एएसआई ने उसे रोका और स्क्रीनिंग कराने के लिए कहा। क्रू मेंबर ने महिला स्टाफ नहीं होने का हवाला देकर मना कर दिया। एएसआई ने महिला स्टाफ बुलाने की बात कही तो वो भड़क गई और बहस करने लगी। महिला स्टाफ पहुंचती इससे पहले ही उसने एएसआई को थप्पड़ मार दिया। उधर इस मामले में स्पाइस जेट का भी बयान आया है। स्पाइस जेट ने कहा है कि सीआईएसएफ जवान ने फीमेल स्टाफ के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और ड्यूटी के बाद उससे घर पे आकर मिलने को कहा। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने गुरुवार को रॉकी उर्फ राकेश को बिहार से गिरफ्तार किया है। सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक रॉकी ने ही नीट का पेपर लीक होने के बाद उसे हल कर एक आरोपी चिंटू के मोबाइल पर भेजा था। केंद्रीय जांच एजेंसी ने सुबह रॉकी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उसे 10 दिन की रिमांड पर सीबीआई को सौंप दिया है। रॉकी की गिरफ्तारी बिहार में कहां और किस समय हुई, इसकी जानकारी जांच एजेंसी ने अब तक नहीं दी है। नीट पेपर लीक मामले में अब तक 11 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। यूपी की नदियां उफान पर हैं। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती समेत 12 जिलों में करीब 800 गांवों में बाढ़ के हालात हैं। 25 लाख से अधिक की आबादी प्रभावित है। सबसे भयावह स्थिति पीलीभीत और लखीमपुर खीरी में। गांव के गांव डूब गए, हर तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। लोग घर छोड़ने को मजबूर हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में लगी हैं। सीएम योगी ने गुरुवार को श्रावस्ती में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। लोगों को राहत सामग्री बांटी। शाहजहाँपुर के राजकीय मेडिकल कॉलेज में बाढ़ का पानी घुटनों तक भर गया है। मरीजों को स्ट्रेचर में दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया गया है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में 8 जुलाई को सेना के काफिले पर आतंकवादी हमला हुआ।
घटना की जांच से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि जब भारी हथियारों से लैस आतंकियों ने सेना के काफिले पर घात लगाकर हमला किया तो 22 गढ़वाल रेजिमेंट के जवान पहले थोड़ा घबरा गए, लेकिन उन्होंने तुरंत खुद को संभालते हुए अपने घायल साथियों की रक्षा की। इसके लिए जवानों ने 5000 से अधिक राउंड गोलियां चलाई और आतंकवादियों को कठुआ के जंगल में पहाड़ियों पर भागने पर मजबूर कर दिया। आतंकी हमले में 22 गढ़वाल राइफल्स के 5 जवान शहीद हो गए और 5 घायल हैं। तमिलनाडु के एक बंदरगाह पर सुरक्षा एजेंसियों ने चीन से पाकिस्तान जा रही केमिकल्स की एक खेप जब्त की है। इसमें आंसू गैस और दंगा नियंत्रण से जुड़े 2560 किलोग्राम केमिकल्स हैं। इन केमिकल्स की शुरुआती जांच में पता चला है कि ये इंटरनेशनली बैंड केमिकल्स हैं। केमिकल को 25 किलोग्राम के 103 ड्रमों में रखा गया था। ड्रम्स में ऑर्थोक्लोरोबेंजाइल इथिलीन नाइट्राइट नाम का केमिकल था, जिसे एक चीनी कंपनी चेंगदू शिचेन ट्रेनिंग कंपनी लिमिटेड ने रावलपिंडी स्थित डिफेंस सप्लायर्स रोहेल एंटरप्राइजेस को भेजा था। अधिकारियों के अनुसार ये खेप 18 अप्रैल 2024 को चीन से शंघाई पोर्ट पर एक लोडिंग शिप में लोड किया गया था। इसके बाद ये तमिलनाडु के पोर्ट से रास्ते कराची पोर्ट भेजा जा रहा था। 8 मई 2024 को तमिलनाडु की कट्टुपल्ली पोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने नियमित जांच के दौरान जहाज को रोक लिया। इस खेप को रोकने के पीछे अधिकारियों ने स्कॉमेट की निर्यात नियंत्रण लिस्ट का हवाला दिया है। शराब नीति केस में ईडी ने मंगलवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में 7वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश की। 208 पेज की इस चार्जशीट में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को केस का सरगना और साजिशकर्ता बताया गया है। चार्जशीट में कहा गया है कि स्कैम से मिला पैसा आम आदमी पार्टी पर खर्च हुआ था। ईडी ने अपनी चार्जशीट में कहा कि केजरीवाल ने 2022 में हुए गोवा चुनाव में आपके चुनाव अभियान पर यह पैसा खर्च किया। दावा किया गया है कि केजरीवाल ने शराब बेचने के कॉन्ट्रैक्ट के लिए साउथ ग्रुप के सदस्यों से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत की मांगी थी, जिसमें से 45 करोड़ रुपए गोवा चुनाव में खर्च किए गए थे। ईडी ने जोर देकर कहा है कि केजरीवाल ने दावा किया है कि आपके पूर्व मीडिया प्रभारी और इस केस के सह आरोपी विजय नायर ने उनकी नहीं बल्कि मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज के अधीन काम किया है। इसमें यह भी दावा किया है कि सीएम ने कहा कि दुर्गेश पाठक गोवा के राज्य प्रभारी थे और फंड का प्रबंधन करते थे और फंड से संबंधित निर्णयों में उनकी खुद की कोई भूमिका नहीं थी और उन्हें भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता से रिश्वत नहीं मिली थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि लापता व्यक्ति या बच्चों का पता लगाने के लिए पहले 24 घंटे का वक्त काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस को इस बात के इंतज़ार में नहीं बैठना चाहिए कि लापता व्यक्ति 24 घंटे के भीतर घर वापस लौट आएगा। इस दौरान यदि पुलिस सही ढंग से काम करती है तो पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस अमित शर्मा की बेंच ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी का हवाला देते हुए निर्देश दिया कि सभी पुलिस स्टेशन यह सुनिश्चित करें कि लापता बच्चों या व्यक्ति के मामले में जांच शुरू करने के लिए 24 घंटे का इंतजार नहीं किया जाएगा। हरियाणा में अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पहला राजनीतिक गठबंधन बन गया है। इंडियन नेशनल लोक दल और बहुजन समाज पार्टी बसपा एक साथ आ गए हैं। बसपा हरियाणा की 90 सीटों से और में से 37 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 53 सीटों पर इनेलो कैंडिडेट चुनाव मैदान में होंगे। इस गठबंधन के नेता अभय चौटाला होंगे। गठबंधन का ऐलान करते हुए अभय चौटाला ने कहा कि यह गठबंधन स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि जनता की इच्छा के अनुसार किया गया है। भाजपा और कांग्रेस ने देश को लूटा है। चौटाला ने कहा कि हम गैर भाजपा और गैर कांग्रेस गठबंधन बनाकर सरकार बनाएंगे। वहीं बसपा के राष्ट्रीय समन्वयक और मायावती के उत्तराधिकारी आकाश आनंद ने कहा कि सरकार बनने पर अभय चौटाला को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। यह गठबंधन सिर्फ विधानसभा चुनाव तक सीमित नहीं रहेगा, अन्य चुनाव भी मिलकर लड़े जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 10 जुलाई को पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े सेक्स स्कैंडल मामले में कर्नाटक सरकार को चेतावनी दी है। कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार आपराधिक मामले की जांच का राजनीतिकरण न करे। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात प्रज्वल की मां भवानी रेवन्ना को कर्नाटक हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत के खिलाफ विशेष जांच दल की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान कही। भवानी पर यौन उत्पीड़न की शिकार एक महिला की किडनैपिंग का मामला भी दर्ज किया गया है। मणिपुर के इम्फाल पश्चिम जिले में सशस्त्र समूह आरमबाई तोंगगोल के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से हथियार भी जब्त किए गए। पुलिस ने बुधवार को एक बयान में कहा कि 2 व्यक्तियों की पहचान कंगाबाम लेनिन सिंह और तेजम शांति किशोर के रूप में की गई है। दोनों को बुधवार देर रात
नंबुल मापल इलाके से पकड़ा गया था। उनके कब्जे में से एक इंसास राइफल और एक मैगजीन, 16 कारतूस और 48 कैलिबर पिस्टल और एक मैगजीन और 3 कारतूस जब्त किए गए। आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई के लिए मामला दर्ज कर लिया गया है। दूसरी तरफ मणिपुर में पिछले 2 दिनों में 5 कुकी जो उग्रवादियों की गिरफ्तारी से जनजातीय समुदाय नाराज है। भारत म्यांमार सीमा पर बसे मोरे शहर में इनकी रिहाई की मांग को लेकर बड़ा प्रदर्शन हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने अलग अलग प्रशासन कुकी जो उग्रवादियों को रिहा करो और मणिपुर पूरी तरह से अलग होने की मांग वाले नारे लगाए। सुरक्षा बलों ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया उनकी कई मामलों में तलाश है। कुकी झम्पी संगठनों ने बुधवार को एक दिन का बंद बुलाया है। सऊदी एयरलाइंस की फ्लाइट में पाकिस्तान के पेशावर एयरपोर्ट पर गुरुवार को आग लग गई। इसमें 10 लोग जख्मी हो गए। हादसा तब हुआ जब विमान लैंड कर रहा था। यात्रियों और कैबिन क्रू के सभी सदस्यों को इमरजेंसी गेट के द्वारा बाहर निकाला गया। फ्लाइट रियाद से पेशावर आई थी। रिपोर्ट के मुताबिक लैंडिंग गियर में कुछ खराबी के चलते हादसा हुआ। हालांकि अब तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। ब्रिटेन की संसद में बुधवार को भारतीय मूल की सांसद शिवानी राजा और ईसाई सांसद बॉब ब्लैकमैन ने भगवद गीता पर हाथ रखकर संसद की शपथ ली। दोनों ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी से चुनाव जीते हैं। वानी लिस्टर ईस्ट सीट से जीत दर्ज की है। शिवानी ने लंदन के पूर्व डिप्टी मेयर राजेश अग्रवाल को 4000 से ज़्यादा वोटों से हराया। वहीं बॉब ब्लैकमैन 2010 से सांसद हैरो ईस्ट से सांसद हैं। लीडर ईस्ट को लेबर पार्टी का गढ़ माना जाता है। शिवानी ने यहाँ 37 साल बाद कंजर्वेटिव पार्टी को जीत दिलाई है। शपथ लेने के बाद शिवानी ने एक पोस्ट कर बताया कि भगवद गीता के साथ शपथ लेना उनके लिए सम्मान की बात थी। उन्हें इस पर गर्व है। शिवानी ब्रिटेन की सबसे यंग सांसद में से एक है। अभी वो सिर्फ 27 साल की है। शिवानी के माता पिता 1970 के दशक में गुजरात से लंदन आए थे। वे खुद को हिंदू मानती है और हिंदू रीति रिवाज को फॉलो करती है। इराक की एक अदालत ने आईसिस के पूर्व चीफ अबू बकर अल बगदादी की पत्नी अस्मा मोहम्मद को फांसी की सज़ा सुनाई है। अल जजीरा के मुताबिक अस्मा मोहम्मद को यजीदी महिलाओं की किडनैपिंग में बगदादी का साथ देने के आरोप में दोषी पाया गया है। अबू बकर अल बगदादी 2014 से आईसिस का लीडर था। अमेरिका ने 27 अक्टूबर 2019 को स्पेशल ऑपरेशन के जरिए सीरिया में घुसकर उसे मार डाला था। इराकी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने बताया कि अस्मा को आतंकवाद विरोधी कानून के तहत हिरासत में रखा गया है। अस्मा ने यजीदी महिलाओं को अपने घर में छुपाया और बाद में उन्हें आईएसआईएस को दे दिया। 2014 में आईएसआईएस ने महिलाओं को जबरन वेश्यावृत्ति में धकेल दिया था। अल बगदादी ने 2014 में इस्लामिक स्टेट की बुनियाद रखी थी। इसके बाद उन्होंने सीरिया और इराक के एक बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया था। रूसी सेना में शामिल भारतीयों को जल्द रिहा किया जाएगा। उन्हें वापस भारत लाने की कोशिश की जा रही है। न्यूज़ एजेंसी एएनआई के से बात करते हुए भारत में रूस के राजनीतिक रोमन बुब्शकिन ने कहा कि इस मामले पर रूस भारत सरकार के साथ है। हमें भारतीय सैनिकों की ज़रूरत नहीं है। रूसी सेना में शामिल भारतीयों की संख्या 5 से 100 के बीच बताई गई है। बुब्शकिन ने बताया कि इन लोगों को एजेंट्स के द्वारा धोखाधड़ी के जरिए सेना में शामिल करवाया गया था। वे एजेंट्स आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं। वे अवैध तरीके से लोगों को लाकर सेना में शामिल कराते थे। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ की पार्टी को सरकार चलाने में नाकाम बताया। पाकिस्तान के मीडिया हाउस ARY न्यूज़ के मुताबिक बुधवार को पंजाब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेताओं ने लाहौर में राष्ट्रपति से मुलाकात की। इस मुलाकात में नेताओं ने राष्ट्रपति से केंद्र और राज्य सरकार को लेकर नाराज़गी जाहिर की। इसके बाद राष्ट्रपति जरदारी ने सरकार के खिलाफ नाराज़गी जाहिर की। दरअसल केंद्र और पंजाब में शहबाज शरीफ की पार्टी मुस्लिम लीग को बिलावल की पार्टी का समर्थन हासिल है। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी बिलावल के पिता और PPP पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं। इस मीटिंग को सरकार में फूट के तौर पर देखा जा रहा है। पॉर्न स्टार केस में दोषी पाए गए डोनाल्ड ट्रंप को आज सजा सुनाई जाएगी। 30 मई को कोर्ट ने पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को पैसे देकर चुप कराने और इलेक्शन कैंपेन के दौरान बिजनेस रिकॉर्ड में हेराफेरी करने के मामले में ट्रंप को दोषी पाया था। न्यूयॉर्क में लगभग 6 हफ्तों तक चली सुनवाई में पूर्व राष्ट्रपति को 34 आरोपों में दोषी करार दिया गया है। यह मामला 2016 में उनके अमेरिका का राष्ट्रपति चुने जाने के पहले का है। इसके खुलासे के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब अमेरिकी इतिहास में पहली बार किसी प्रेसिडेंट पर आपराधिक केस चलाया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। जी हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।